देखो, जब भी कोई संकट आता है ना, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमेशा नीचे वाले वर्ग को या फिर गरीब वर्ग को उठाना पड़ता है। अब देखो, अगर वैश्विक रूप से बात करें पूरी दुनिया में, आप देख रहे हैं कि ईरान का इजराइल और अमेरिका के साथ जो लड़ाई चल रही है, इसमें आप सुन रहे होंगे कि पूरी दुनिया में संकट बढ़ा रहा है। तो आपको बता दूँ, पूरी दुनिया में संकट नहीं है, इसमें काफ़ी सारे देशों को फ़ायदा भी हो रहा है। नुकसान तो बस कुछ चुनिंदा गरीब देशों का होता है, छोटे देशों का होता है। अब बड़े देश जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, इनका फ़ायदा हो रहा है। इनका फ़ायदा कैसे हो रहा है? जैसे रसिया है, अब उसको रसिया में अब लोग ज़्यादा तेल पर निर्भर होंगे, क्योंकि जो हॉर्मुज़ था वो इस समय काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है लड़ाई की वजह से, तो उसका दूसरा विकल्प रसिया ही था, तो रसिया उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। दूसरा, चाइना इसको कैसे फ़ायदा में ले रहा है, क्योंकि अब पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में संकट है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं, ईवी बोलते हैं, तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। लोग रिन्यूएबल एनर्जी पर यानी पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता को कम करेंगे। ऐसे में चीन सबसे ज़्यादा ईवी का निर्माण करता है और अमेरिका भी इसका निर्माण करता है, तो इन देशों को फ़ायदा होने वाला है, अमेरिका, चीन, रसिया, है ना। जहाँ तक कि पाकिस्तान भी इसका फ़ायदा उठा रहा है। अब पाकिस्तान इसका फ़ायदा कैसे उठा रहा है, आप देख रहे होंगे कि जो जो लड़ाई में मध्यस्थता का काम होता है, लड़ाई को शांत कराने के लिए, उसमें पाकिस्तान का यूज़ किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान का प्रभाव वैश्विक रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि भारत के लिए एक संकट का विषय है, भारत के लिए एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि क्योंकि भारत चाहता था कि पाकिस्तान को वैश्विक रूप से अलग-थलग कर दिया जाए, कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। कश्मीर में निरंतर आप देखते होंगे कैसी गतिविधियाँ पाकिस्तान के द्वारा की जाती हैं। तो पाकिस्तान को भारत अलग-थलग करना चाहता था, कोई वैश्विक सहायता ना मिले, वित्त की सहायता ना मिले, पैसों की सहायता ना मिले। लेकिन अब देखो, पाकिस्तान का भी काफ़ी प्रभाव इसमें देखने को मिल रहा है, मध्यस्थता कर रहा है, उसका रोल, उसकी भूमिका बढ़ रही है ना? लेकिन भारत का इस लड़ाई में कोई फ़ायदा अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि जो भारत की कूटनीति रही है, वो कहीं न कहीं विफल होती दिखाई दे रही है, उतनी अच्छी नहीं है। तो इसमें हम फ़ायदा वैसे उठा कैसे सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, कुछ फ़ायदा अभी दिख भी रहा है, जैसे अब हम लोग ईरान से तेल ले रहे हैं और हमने लेना शुरू कर दिया है काफ़ी सालों बाद, शायद 7 सालों बाद अब हमने फिर से ईरान से तेल लेना शुरू किया है। तो भारत के लिए काफ़ी सस्ता पड़ेगा, भारत के लिए थोड़ा-सा अच्छा है। लेकिन इसमें अमेरिका ने जो कि परमिशन दे दी है कि भारत ले सकता है, तो एक लोग यहाँ पर भी मुद्दा उठाते हैं कि अमेरिका होता कौन है हमें ये परमिशन देने वाला? हम तो सॉवरेन कंट्री हैं, संप्रभु देश हैं, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं चीज़ें। तो वो एक अलग मुद्दा हो जाता है सॉवरेनिटी पर। अभी इस समय काफ़ी ऐसे मुद्दे आए भी हैं हाल ही में कुछ सालों में, इसमें प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा फिर। लेकिन हम देख रहे हैं भारत का फ़ायदा क्या हो सकता है, हम इस पर विचार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो यही फ़ायदा अभी जो हो रहा है कि हम ईरान से तेल लेना स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये भारत के लिए अच्छा है। और इसमें देखो, भारत को मेक इन इंडिया, जो भारत का एक मिशन है मेक इन इंडिया, हर चीज़ भारत में बनेगी, उसको थोड़ा-सा बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि अब भारत भी इन चीज़ों का निर्माण करे, बैटरी वगैरह, लिथियम आयन बैटरी का निर्माण करे भारत, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बड़ी मात्रा में उत्पादन करे। अब भारत के पास इतनी जनसंख्या है, श्रम की कमी तो है नहीं, लेबर की कमी तो है नहीं, भारत में भरकर लेबर है। और इस समय आप देखते हैं जो कार्यशील आयु होती है सबसे ज़्यादा इस समय इंडिया में, यूथ सबसे ज़्यादा इंडिया में है, तो उसका प्रयोग करना चाहिए और उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। वैश्विक रूप से जो संकट है, उस कमी को भारत पूरा कर सकता है, ऐसा भारत को सोच के काम करना चाहिए। तो एक ये फ़ायदा है। और भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है, भारत इसमें कूटनीतिक रूप से लाभ उठा सकता है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया का ध्यान ईरान के ऊपर है, अमेरिका का भी ध्यान ईरान के ऊपर है। तो जो ये साउथ एशिया है, इस पर भारत प्रभुत्व अपना स्थापित कर सकता है, भारत के पास अभी वक्त है। देखो, और भी कुछ चीज़ें थी, मैं सोच कर कुछ आया था, लेकिन कभी-कभी कैमरा के सामने ना दिमाग काम नहीं करता है उस हिसाब से। अब मैं स्क्रिप्ट में लिख के नहीं लाता हूँ, तो कुछ फ़ायदे अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन इसके नुकसान तो काफ़ी सारे देखने को मिल ही रहे हैं, फ़ायदा तो कुछ गिने-चुने आप सोच कर बता सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसके नुकसान देखने को मिल रहे हैं भारत में। जैसे पेट्रोल के, एलपीजी गैस के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, कालाबाज़ारी भी शुरू हो गई है भारत में। इसके अलावा भारत की जो विकास दर IMF ने पहले 7% से ऊपर सोची थी, शायद 7.2 सोची थी, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। अब वो विकास दर भारत की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी और लगभग 6.8 में रहने वाला है, जो कि निवेश जो होता है ना, FDI वगैरह भारत में आता है, वो हतोत्साहित होगा, वो कम होगा, क्योंकि भारत में अगर ग्रोथ रेट कम है तो उससे FDI वाली काफ़ी चीज़ें प्रभावित होती रहती है। एक ये भी नुकसान है इसमें। और कौन से नुकसान हैं, देखो अभी मुझे कुछ चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं। और हाँ, और एक ये भी नुकसान मुझे मन में अभी आया है कि काफ़ी सारे भारत के प्रवासी खाड़ी देशों में रहते हैं और वहाँ से भारत का काफ़ी सारा रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस का मतलब होता है जो बाहरी व्यक्ति भारत के प्रवासी होते हैं, मतलब बाहर रह रहे हैं, भारत के लोग हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, वो भारतीय मूल के हो सकते हैं या फिर कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन भारत में धन भेजते हैं अपना, उसे रेमिटेंस कहते हैं।
तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा देश है रेमिटेंस के मामले में, सबसे ज़्यादा धन भारत के पास ही आता है। लेकिन अगर खाड़ी देशों में ऐसी सिचुएशन है तो इस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इस समय उनकी सुरक्षा का विषय भी भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि कैसे उनको सुरक्षा दिलाई जाए खाड़ी देशों में, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि वहाँ पे हमले हो रहे हैं। कभी इजराइल ईरान में कर रहा है, लेबनान में कर रहा है, कभी ईरान ही अपने आसपास देशों में हमले कर रहा है, यूएई में, कतर में, इन सब जगहों पर, इजराइल में भी। तो ये सब संकट हैं और तो मुझे लगता है भारत को थोड़ा सा कूटनीतिक फैसले लेना चाहिए। कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। जब भी आपदा आती है तो वो अपने साथ एक अवसर भी लाती है और आपदा के समय ही हमेशा कोई देश या फिर कहीं भी एक नया नायक, नया हीरो बनकर उभरता है। तो भारत क्या ऐसे में कोई ऐसी गतिविधि कर सकता है जिससे पूरे विश्व का मतलब एक अच्छी भूमिका प्रस्तुत करे भारत सबके सामने और एक रणनीतिक तौर पर शक्तिशाली देश उभर कर सामने आए।